हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 7 के MCQ। देखिए, इसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर हम औरतों ने बदली दुनिया इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, समाज में महिलाओं के प्रति प्रचलित पूर्वाग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। सेकंड, ऐसा माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां और महिलाएं जो है वो तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। थर्ड है आपका, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। देखिए, पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। आपके अधिकांश समाजों में ये विचार व्याप्त है कि महिलाएं जो है बहुत सहनशील होती हैं, यानी महिलाओं में जो सहन शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये माना जाता है। और इसके अलावा महिलाएं जो होती हैं वो विनम्रता भी उनका एक गुण है, यानी ये माना जाता है कि भाई महिलाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होती हैं, किसी के प्रति कितना भी गुस्सा आ रहा हो लेकिन उसको फिर दबा जाती हैं और दूसरों की बातों को सुन लेती हैं, सहन कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं दूसरों की बातों को सुन सकती हैं, सहन कर सकती हैं, वो महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज कह रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यहाँ पर समाज में ये भी विचार व्याप्त है कि विज्ञान हुआ या फिर और भी जटिल कार्य हुए, वो जटिल कार्य जो है महिलाएं नहीं कर सकती हैं क्योंकि महिलाओं का दिमाग इतना ज़्यादा गामक नहीं होता है, डायनामिक नहीं होता है। महिलाओं का जो दिमाग है स्थिर प्रवृत्ति का होता है, ऐसा विचार है समाज में है कि इस वजह से महिलाएं जो है तकनीकी दिमाग ना होने के कारण यहाँ पर महिलाएं जो है तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। ये समाज में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि भाई महिलाएं जो हैं जो तकनीकी कार्य है वो नहीं कर सकती हैं, जबकि हकीकत ये है अगर आप समाज में आज उठा के देखेंगे तो महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। आपके यहाँ जो अग्नि 5 मिसाइल जो बनी है, ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो तैयार की गई है, वहाँ पर भी 2 वैज्ञानिक महिलाएं ही हैं जिन्होंने उसकी कोर डिजाइन की है। आप अगर उसका अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आप डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा वहाँ पर 2 महिला वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने ICBM का जो कोर बोलते हैं, जिसके जरिए गाइडेंस नेविगेशन किया जाता है मिसाइल को, वो डिजाइन किया है। इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में देख लें, आप फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हमारे यहाँ महिलाएं हैं, हर फील्ड में हमारे यहाँ महिलाएं आगे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, ऐसे पूर्वाग्रहों से लोग ग्रसित हैं कि महिलाएं तकनीकी दिमाग नहीं रखती हैं या गत्यात्मक दिमाग नहीं रखती हैं, ऐसा समाज में विचार माना जाता है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि अधिकांश जो परिवार हैं वो लड़कियों को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि भाई लड़की स्वतंत्र रहेगी तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, या ये हो सकता है कि समाज में जाकर परिवार का नाम खराब कर दे। तो इससे बेटर ये है किसी ना किसी के गले में बांध दो, इसे पहले इसी से बांध दो ताकि ये कुछ कर ही ना पाए, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड होकर रह जाए, अपने आप को आत्मनिर्भर या फिर अपने आप को स्वतंत्र या स्वच्छंद ना बना पाए। तो ऐसे करके उनका माइंड मेकअप करने की कोशिश किया जाती है समाज में कि लड़कियां क्या करें, जाकर समाज में केवल और केवल शादी को अपना अंतिम लक्ष्य मान लें। तो यहाँ पर थर्ड कथन भी आपका सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, इनमें से कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। तो आंसर होगा डी। देखिए, ये तो समाज में प्रचलित विचार हैं, आपने देख लिए कि समाज जो है किस तरह से महिलाओं के बारे में तमाम तरह के जो विचार हैं बना रखी हैं, धारणाएं बना रखी हैं, पूर्वाग्रह बना रखे हैं, और वो आपके सामने आपने देख लिए हैं। ऐसा ही एक पूर्वाग्रह आपके खेती से संबंधित है। खेती के बारे में एक आंकड़ा है और ये खेती के बारे में एक 61वां नेशनल सैंपल सर्वे है, इसकी एक रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि जो खेती का काम है उसमें 83.6% यानी लगभग 83.5% महिलाएं खेती में काम करती हैं। और खेती के कामों में लगभग इनके सारे काम होते हैं, यानी पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना, सब कुछ शामिल है। लेकिन जब भी हम किसानों की बात करते हैं तो हर बार हम पुरुष किसानों के बारे में सोचते हैं, पुरुष किसानों के हाल के बारे में सोचते हैं, कभी भी महिलाओं पर चर्चा नहीं करते हैं। जबकि हमारे देश में एक जनसंख्या का यानी महिलाओं की संख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में संलग्न है और वो आपके सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई महिलाओं को यहाँ पर महिलाओं का योगदान कितना ज़्यादा है, लेकिन उनका नाम नहीं हो पा रहा है। नाम ना हो पाने का रीजन ये है कि हमारा समाज जो सदियों से पितृसत्तात्मक रहा है। तो पितृसत्तात्मक होने की वजह से क्या है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, महिलाओं के अधिकार और उनकी शिक्षा को लेकर अपना अमूल्य योगदान देने वाली प्रख्यात विदुषी पंडिता रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूछा ये गया है कि भाई यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। पहला है, महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से इन्होंने पढ़ना सीख लिया। सेकंड, उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानती थी। थर्ड है आपका, उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मुक्ति मिशन, मुक्ति में लिख दिया है यहाँ पे, मुक्ति मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। चौथा है, इस संस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लकड़ी से चीजें बनाना, छापा खाना चलाना, ये इन जैसी कुशलताएं भी इन्हें दी जाती थी, सिखाई जाती थी। तो बात करें पंडिता रमाबाई की। देखिए पंडिता रमाबाई जो है, इनका जन्म जो है 1858 में हुआ है, ठीक है, और मृत्यु जो हुई है वो मृत्यु हुई है 1922 में। देखिए उस समय ये समाज में विचार व्याप्त था, और ये विचार आपने भी सुना होगा कि अगर इस लड़की पढ़ लिख ले जाएगी तो क्या होगा, वो जल्दी विधवा हो जाएगी। इस तरह के विचार व्याप्त थे समाज में, यानी महिलाओं के प्रति लोगों की सोच ये बनी हुई थी कि अगर लड़की हमारी पढ़ लिख जाएगी और पढ़ लिख कर शादी करेगी तो क्या होगा, वो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो इस वजह से तमाम लोग जो थे अपनी लड़कियों को पढ़ाने को तैयार ही नहीं थे। एक बात तो ये निकल कर आई। दूसरी बात ये थी, उस समय चूंकि जो जनसंख्या है, जनसंख्या के मुकाबले लोग लड़कियां जो अपनी पढ़ाना चाह ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लड़कियों के स्कूल वगैरह खोलने की भी कोई चर्चा नहीं चल रही थी। गवर्नमेंट जो थी उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार रुझान इतना ज़्यादा दिखा नहीं रही थी। उसका भी कहीं ना कहीं मानना यह था कि जनता समर्थन नहीं दे रही है, फिर रुझान दिखाने से फायदा क्या है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे, फिर भी कुछ ऐसे गार्जियन थे जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है। तो उन्हीं में से ये हैं, यानी कि पंडिता रमाबाई कहीं स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो अपने माता पिता के जरिए शिक्षा प्राप्त की है। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा कथन है यहाँ पर, उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानती थी। देखिए पंडिता की उपाधि जो मिली है वो मिली है संस्कृत पढ़ने लिखने की वजह से, यानी कि इनके माता पिता ने इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी और संस्कृत में ये बहुत ज़्यादा निपुण हो गई थी, तो इस वजह से इन्हें पंडिता की उपाधि से नवाजा गया है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ सेकंड कथन गलत है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर, उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मुक्ति मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। देखिए इन्होंने सबसे पहले स्त्री शिक्षा के संदर्भ में प्रयास किया है। खुद पढ़ लिख जाने के उपरांत इन्होंने ये प्रयास किया है कि हमारे समाज में जो मौजूद महिलाएं हैं और ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके परिवार वाले या समाज वाले खड़े नहीं होने दे रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने एक मुक्ति मिशन के नाम से संस्थान स्थापित किया है, जहां पर विधवा स्त्रियां और गरीब औरतें जो हैं वो संस्कृत भी पढ़ सकती हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ कौशलों का भी अर्जन कर सकती हैं। तो इसी संदर्भ में ये संस्थान जो था, ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को लकड़ियों से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाना सिखा रहा था। प्रिंटिंग प्रेस जो उस समय चल रही थी, छापा खाना जो चल रहा था, तो छापा खाना के जरिए महिलाएं जो थी प्रिंट करने का कार्य भी सीख रही थी, किस तरह से छपाई होती है, कपड़ों पर छपाई कैसे होती है, पेपर वगैरह की छपाई कैसे होती है, वो सारे कौशल यहाँ पर दिए जा रहे थे। लक्ष्य यही था कि महिलाएं जो है कहीं ना कहीं पुरुषों से हटकर खुद भी आत्मनिर्भर बने, यानी महिलाएं जो है डिपेंड ना बनकर रह जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, तो आंसर है आपका डी। अब प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारतीय महिलाओं में नवीन विचारों और अत्याधुनिक चिंतन का बीजारोपण करने वाली रुकैया सखावत हुसैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इनका जन्म सन 1880 में उत्तरी बंगाल में रंगपुर जिला के पैराबंद इलाके में एक धनी परिवार में हुआ था। सेकंड, यद्यपि इन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी से सीखने से रोका गया। थर्ड है आपका, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न, सुल्तानास ड्रीम करके कहानी लिखी इन्होंने। चौथा है, 1910 में इन्होंने कोलकाता में लड़के और लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। देखिए बात करें हम रुकैया सखावत हुसैन की, ये मुस्लिम महिलाओं में पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने आधुनिक तरीके से पढ़ना लिखना सीखा है, यानी कि इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई करके आधुनिक चिंतन पर ज़्यादा जोर दिया है। और आधुनिक चिंतन के बारे में इनकी कहानी जो है सुल्ताना का स्वप्न, उसमें उसकी कुछ जो है कह सकते हैं परछाई भी हमें देखने को मिलती है।
देखिए उस समय क्या था, उस समय जो मुस्लिम महिलाएं थीं, उन मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वो महिलाएं केवल और केवल उर्दू पढ़ें और घर में रहकर तहजीब के साथ रहें, यानी बिल्कुल शालीनता के साथ व्यवहार करना है, बाहर निकलना नहीं है, बाहर किसी से मतलब नहीं रखना है, केवल घर तक ही रहना है। केवल और केवल आप उर्दू की तालीम ले सकती हैं और आप कुरान शरीफ का अध्ययन कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगी। यानी उस समय मुस्लिम महिलाओं से यही अपेक्षा की जाती थी और खास करके जो जितने भी परिवार थे वो मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे, यानी कोई और लैंग्वेज पढ़ाने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे। तो इनकी बात की जाए, बेगम मैं लगा रहा हूँ इनके, रुकैया सखावत हुसैन की, तो रुकैया सखावत हुसैन यहाँ पर बंगाल में एक रंगपुर जिला है और यहाँ पर पैराबंद इलाके में इनका एक धनी परिवार था, यानी इनके पिता जो थे जमींदार थे, तो उनके घर में इनका जन्म हुआ था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यद्यपि ये उर्दू पढ़ना और लिखना जानती थी, लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें रोका गया। उस समय जो समाज में व्याप्त विचार ये था कि मान लीजिए कोई लड़की अगर अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों जैसी ना बन जाए, और अंग्रेजों जैसी अगर लड़की बन गई तो यकीन मानिए हमारी सभ्यता और संस्कृति का पतन हो जाएगा। ये मतलब विचार क्यों आया? ये विचार आने का रीजन ये था कि क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय लोग थे जो कि अंग्रेजी पढ़ लिख गए थे, वो भी अब अंग्रेजों जैसे हाव भाव करने लगे थे, अंग्रेजों जैसे रहन सहन, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे दिखने के लिए वैसी स्टाइल में बात करना। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा कि भाई अगर लड़कियों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए लोग जो थे अपनी लड़कियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उनकी लड़कियां अंग्रेजी सीखें, इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो यहाँ पर जो आपकी जो रुकैया सखावत हुसैन है, इनके बड़े भाई ने इन्हें जो है बांग्ला और अंग्रेजी सिखाई है घर में, तो ऐसे करके ये बाद में जो है सीख पाई हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन तो सही है। थर्ड है, देखिए अंग्रेजी का जब ये अभ्यास कर रही थी तो इन्होंने एक कहानी लिखी है, सुल्ताना का स्वप्न, सुल्तानास ड्रीम। ये कहानी कहीं ना कहीं उस समय यानी आज से 100 साल पहले ये कहानी लिखी गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आधुनिक चिंतन, अत्याधुनिक चिंतन को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया है, लेडी लैंड इसका नाम है, जगह का नाम है लेडी लैंड। लेडी लैंड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी औरतों की जगह। यहाँ पर केवल औरतों का ही राज है। तो सुल्ताना का स्वप्न में क्या है कि एक सुल्ताना नाम की एक लड़की है और जो सो रही है, एक सपना देख रही है। तो ये देखती है कि एक जगह है लेडी लैंड करके, वहाँ पर ये अपनी सिस्टर के साथ जाती है, इनकी सिस्टर का नाम क्या है, साराह करके नाम है। तो सिस्टर के साथ इसमें घूमने जाती है। यहाँ बताया गया है कि भाई इस जगह पर महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं, नए आविष्कार कर सकती हैं और जो कुछ करना चाहती हैं वो यहाँ पर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पुरुष यहाँ पर लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुष जो इन पर आक्रामक हमला करने की सोच रहे हैं, तो उस आक्रामक हमले का जवाब ये लोग बौद्धिक तरीके से देती हैं, यानी कि अपने दिमाग के दम पर देती हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर सुल्तानास ड्रीम में इन्होंने अपने अपने अत्याधुनिक विचारों को प्रसिद्ध किया। तो यहाँ पर थर्ड कथन इनका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं में खास करके शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की ललक बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर 1910 में कोलकाता में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला, ना कि लड़कों के लिए। यहाँ पर लड़कियों के लिए खोला है और इसका जो नाम है वो है सखावत मेमोरियल स्कूल के नाम से ये स्कूल है। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़के लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि केवल लड़कियों के लिए खोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा कथन, तीसरा कथन सही है। पूछा ये गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर चौथा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका डी, केवल चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमार जीवन नाम से अपनी आत्मकथा लिखने वाली राज सुंदरी देवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। देखिए राज सुंदरी देवी का नाम काफी बार पूछा गया है और राज सुंदरी देवी का नाम आपको याद भी रखना है, ध्यान रखना आप। राज सुंदरी देवी का जन्म आज से 200 वर्ष पूर्व उड़ीसा में हुआ था। सेकंड, इन्हें अक्षर ज्ञान उनके बड़े बेटे द्वारा ताड़ के पत्तों पर अभ्यास के लिए लिखे अक्षरों से हुआ। थर्ड है, राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। चौथा है, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जो कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। देखिए बात करें राज सुंदरी देवी का, तो राज सुंदरी देवी का जन्म आज से 200 वर्ष पूर्व उड़ीसा में नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इन्होंने शिक्षा कैसे हासिल की? देखिए उस समय क्या था, महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी तो थी नहीं, तो खास करके महिलाओं की शिक्षा के प्रति कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता था। तो ये क्या था, पूरे दिन तो अपने घर का काम करती थी, पूरे दिन अपना घर में जो भी काम होता है महिलाओं का वो काम करती थी। और ऐसे करके एक दिन इन्होंने चैतन्य भागवत नाम की किताब ये देखी, तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक लालसा जागृत हुई कि हमें इस किताब को पढ़ना है। अब पढ़ें कैसे किताब को? तो
इनके पति जो थे इनके बड़े बेटे को शिक्षा दे रहे थे। तो इनका बड़ा बेटा जो था वो ताड़ के पत्तों पर लिख लिख कर अक्षरों का अभ्यास करता था। तो ये उसे पढ़ते हुए देखती थी, सुनती थी, ये अक्षर बोल रहा है, इस अक्षर का उच्चारण कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो बाद में चोरी छिपे वो पत्ता जो होती है वो निकाल लाती थी और उस पत्ते पर लिखे हुए अक्षर जो हैं उसके जरिए चैतन्य भागवत में जो अक्षर लिखे हुए थे उनसे मैच करती थी। ऐसे करके इन्होंने संघर्ष करते हुए पढ़ना सीखा है। आप समझ सकते हैं, एक महिला होकर इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद भी उन्होंने फिर जो है पढ़ना लिखना सीखा है, संघर्ष के साथ पढ़ना लिखना सीखा है। तो ऐसे करके इन्होंने, इनके अक्षर ज्ञान ने इन्हें जो है कहीं ना कहीं चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया है। और 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, जो कि भारतीय इतिहास की, समझ रहे हैं आप, भारतीय इतिहास में पहली बार किसी महिला की आत्मकथा है ये। यानी खास करके पूछा जाता है कि आमार जीवन जो नाम की आत्मकथा है ये आपकी भारतीय इतिहास की पहली आत्मकथा बोली जाती है, जो कि किसी महिला द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा बोली जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और जब मैंने इतिहास आपको पढ़ाया था क्लास 10th वाला, वहां पर भी इनका जो नाम आया था, यानी वहां पर भी हमने राज सुंदरी देवी का नाम वहां पर पढ़ा था और वहां पर भी आमार जीवन के बारे में बताया गया था कि आमार जीवन जो है आपकी भारत में किसी महिला द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा है ये। तो यहां पर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। तो आंसर है आपका डी, केवल 2, 3 और 4। यहां पर एक इमेज और दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। यहां पर एक महिला देख रहे हैं, ये झारखंड के एक गरीब आदिवासी इलाके से आने वाली महिला है। इनका नाम है, 27 वर्षीय महिला है, इनका नाम है लक्ष्मी लाकरा। तो तमाम लोग ये मानते हैं कि भाई जो रेल का इंजन होता है वो केवल पुरुष चला सकते हैं, महिलाएं उसे ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन इन्होंने इस रूढ़वादिता को तोड़ते हुए ये, यानी उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है ये। उत्तरी रेलवे, आपको पता होगा रेलवे कितने जोन में डिवाइड किया गया है, 17 जोन में डिवाइड किया गया है। तो उत्तरी रेलवे की ये पहली महिला इंजन चालक बनी है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये अपने उसी में बैठी हुई है, केबिन में बैठी हुई है, यानी लोको पायलट बनी है। तो आप समझ सकते हैं महिलाओं ने कैसे करके जो रूढ़वादिताएं हैं उनको पीछे धकेल दिया है, पीछे नकार दिया है और रूढ़वादिताओं को तोड़ते हुए अपने दमखम पर आगे बढ़कर दिखाया है। तो वो आपके सामने नमूना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका। वर्तमान समय में लड़के और लड़कियों की विशाल संख्या में, लड़के लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, फिर भी इनकी शिक्षा में अंतर है। भारत में लड़के और लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों, खास करके 7 वर्ष की आयु से अधिक जो भी थे, और पुरुषों का 40% शिक्षित था। यानी टोटल जो लड़के हैं 7 साल से ज़्यादा उम्र के और जितने भी पुरुष हैं, तो उन सबको मिला के 40% लोग ही यहाँ पर शिक्षित थे। इनकी तुलना में उस समय लड़कियों और स्त्रियों की साक्षरता दर थी वो 15% थी। सेकंड है, 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या बढ़कर 75% हो गई है। देखिए, बात करें हम अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ जनगणना होती है वो हर 10 साल पर होती है और 10 साल पर होने वाली जनगणना में हम विभिन्न जानकारियों का डेटा एकत्रित करते हैं और इसमें हमारी कहीं ना कहीं एक शिक्षा से जुड़ी हुई, यानी कि साक्षरता से जुड़ी हुई जानकारी भी होती है। ये बात आपको पता होगी। तो ऐसे करके साक्षरता से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में हमने जब डेटा कलेक्ट किया है 1961 की जनगणना में, तो वहां पर ये निकल कर आया है कि 7 वर्ष की आयु से अधिक एज के बच्चे और लगभग आपके जितने भी पुरुष हैं उनका केवल 40% ही शिक्षित हैं। अब देखिए, शिक्षित होने का पैमाना हमारे आपको पता होगा कि जो व्यक्ति अपना नाम लिख पढ़ लेता है उसे शिक्षित माना जाता है, जबकि तमाम लोग इस बात की आलोचना भी करते हैं कि ये कोई पैमाना स्पष्ट पैमाना नहीं है। यानी कोई व्यक्ति नाम लिखना पढ़ना सीख गया तो इसका मतलब साक्षर नहीं ठहरा सकते। कुछ तो उसकी बेसिक जो है योग्यता तय करो आप, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है पैमाना। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ केवल यही तय किया है उस समय कि जो लोग व्यक्ति अपना नाम लिख पढ़ सकता है वो साक्षर माना जाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो ऐसे वहाँ पर उस समय संख्या जो थी 40% लोग वहाँ पर शिक्षित थे। वहीं महिलाओं में बात करें, लड़कियों और स्त्रियों में मिला लें तो 15% भाग शिक्षित था। अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना आई है। 2011 की जनगणना में अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो उन आंकड़ों में निकल कर आता है आपकी 82% जो है पुरुष साक्षर हो गए हैं और यहाँ स्त्रियों की संख्या जो है बढ़कर 75% हो गई है। देखिए, यहाँ पर आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता दर 65 है, ना कि 75। यानी कि स्त्रियों की संख्या, साक्षरता दर कहीं ना कहीं कम है। देखिए, उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई है, लेकिन उल्लेखनीय वृद्धि में आप देखेंगे आपकी महिला और पुरुष जो शिक्षित साक्षरता दर है उसमें कहीं ना कहीं बहुत अंतर है। आज भी आप देख रहे होंगे काफी अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी पुरुष कहीं ना कहीं पुरुषों की दर ज्यादा है और महिलाओं की दर फिर भी कम है। यानी कि महिलाओं को लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है, महिलाओं को इतनी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका जो है वो है केरला। केरला के बारे में आपको पता होगा कि केरला सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर साक्षरता दर जो है 93.91% है, जिसमें अगर मेल को देखें यानी कि अगर पुरुष साक्षरता दर देखें तो 96.02% पुरुष साक्षरता दर है, और अगर फीमेल की बात करें यानी कि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 91.98% महिलाओं की साक्षरता दर है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला राज्य यानी साक्षरता दर में जो अग्रणी राज्य है आपका वो केरला है। तो ये तो थोड़ी ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन यहाँ पर आपका 5 में का पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6 से आज आपका, हमारे देश में 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके बावजूद भी देश में स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर काफ़ी ऊंची है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा यह गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। देखिए, आप सभी को पता होगा, और पता नहीं है तो एक बार अपना जो आप पढ़ चुके हैं पॉलिटी, जो आप लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा, तो आपने वहाँ पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया था सन 2002 में, उसके जरिए जो हमारी शिक्षा है, प्राथमिक एजुकेशन है, उसको अनिवार्य कर दिया गया और इसे फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 21(1) के तहत रख दिया गया। यानी कि यहाँ पर हमारे देश में हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, 6 से 14 साल के हर बच्चे का शिक्षा लेने का मौलिक अधिकार है, उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये बात साफ साफ रूप से स्पष्ट कर दी। यानी पहले आपको पता होगा, पहले जो शिक्षा का अधिकार था आपका 45 में था, अनुच्छेद 45 में था और नीति निदेशक तत्वों में रखा गया था। तो उस समय राज्यों से अपेक्षा तो यही की गई थी कि सभी बच्चों को आप शिक्षा मुहैया करवाएंगे इस एज वालों की, लेकिन फिर भी इस कंडीशन को फंडामेंटल बनाने के लिए फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में लाया गया और इसके जरिए अनुच्छेद 21(a) में से रख दिया गया। तो यहाँ पर बताया गया कि हमने इसे फंडामेंटल राइट बना दिया है शिक्षा को। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनकी दर काफ़ी ऊंची अभी भी बनी हुई है। यानी सरकार इतने ज़्यादा प्रयास कर रही है, MDM जैसी स्कीम भी चल रही है, फिर भी हमारे यहाँ देख रहे हैं बच्चे बीच में से स्कूल छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बच्चे अपनी शिक्षा पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उनके संदर्भ में यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। पहला है, 2011 की जनगणना से पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। सेकंड, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 4 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 5 वर्ष के समय बिता पाती हैं। थर्ड है आपका, स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए स्कूल और शिक्षकों का न होना, संसाधनों का अभाव एवं उनके शिक्षक और सहपाठी द्वारा भेदभाव किया जाना प्रमुख है। देखिए, बात करें हम अपने यहाँ 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना हमें यह दिखाती है कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC और ST की जो लड़कियां हैं, इनका जो ड्रॉप आउट रेट है उससे ज़्यादा ड्रॉप आउट करने वाली जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां हैं। यानी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं सबसे ज़्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हैं, सबसे ज़्यादा ये प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम यहाँ पर औसत उम्र बिताने की कि स्कूल में औसत इतने साल तक पढ़ पाती हैं, तो मुस्लिम लड़कियां जो है स्कूल में औसत रूप से 3 वर्ष ही रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां जो है स्कूल में प्राथमिक लेवल पर 4 साल तक स्कूल में रह पाती हैं। तो कहीं ना कहीं सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले कथन में कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष नहीं, औसत रूप से 3 वर्ष बिता पाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी किताब कह रही है, आंकड़े कह रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कारण क्या है? तीसरा स्कूल छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, तीसरा स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? नियमित रूप से पढ़ाने के लिए स्कूल और शिक्षकों का ना होना। ये यकीन मानिए, क्योंकि शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था है यानी अव्यवस्था जो शिक्षा की फैली हुई है, इसकी वजह से भी तमाम बच्चों का मन स्कूल जाने का नहीं होता है। कहीं कहीं पर तो ये आलम है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कहीं कहीं पर स्कूल की बिल्डिंग है, शिक्षक पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत आप सब जानते ही हैं, अच्छे से अवगत होंगे इनसे। दूसरी बात यहाँ पर है संसाधनों का अभाव है। यानी कुछ जगह आपके भारत में ऐसी भी हैं जहाँ पर स्कूल जो है गांव में ना होकर गांव से काफ़ी दूरी पर हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं अपनी लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए भेजना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और यानी कि अगर उनके पास कोई साधन वगैरह हो, और साधन है नहीं, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे हैं तो साधन है नहीं उनके पास जो अपने बच्चों को छुड़वा सकें, तो यहाँ पर इस वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और एंड में सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो जातिगत भेदभाव है। यानी कि आप जो जातिगत बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, कहीं ना कहीं शिक्षक भी भेदभाव करते हैं ऊंची नीची जाति देखकर, वहीं सहपाठी भी मजाक उड़ाते हैं बच्चों का कि फलानी जाति से है, फलानी जाति से है। तो इस वजह से भी तमाम बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, स्कूल से यानी कि निकल आते हैं, स्कूली शिक्षा पूरी करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे करके हमें स्कूल ड्रॉप आउट रेट के प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका
पहला और तीसरा कथन सही है। पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है। केवल सेकंड कथन असत्य है, तो आंसर है आपका ए, केवल सेकंड। थोड़ा सा यहां पर आपके सामने आंकड़े हैं। ये आंकड़े स्कूली शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट रेट जो है 2014-15 में जारी हुए हैं। MHRD के द्वारा 2018 में आंकड़े जारी हुए हैं। यहां पर टोटल जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें से कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जैसे बताया है 4.13% बच्चे और लड़के लड़कियां ड्रॉप आउट कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के, नहीं SC कास्ट के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक में, यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़कियां इनकी जो है 4.20% लड़कियां ड्रॉप आउट कर रही हैं, लड़के 4.71% कर रहे हैं। भाई इनका योग कर दें तो 4.46% बच्चे इनके ड्रॉप आउट कर रहे हैं। भाई अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर लड़कियां आप देखेंगे 6.84% लड़कियां ड्रॉप आउट कर रही हैं। भाई लड़के लड़कियों का योग मिला दें तो प्राइमरी में इनके में ड्रॉप आउट 6.93% है। यानी उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक में देखें, यहाँ पर टोटल मिलाकर जो आपका ड्रॉप आउट रेट है 4.03% है। वहीं यहाँ पर SC वाली जो आपके लड़के लड़कियां बालक बालिकाएं, उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। और ST में, शेड्यूल ट्राइब में और ज़्यादा बढ़ जाता है, जनजातियों में और बढ़ जाता है, 8.59% पहुँच गया। माध्यमिक तक आते हैं। माध्यमिक तक आप देखेंगे, देखिए ये आंकड़े मजाक नहीं है, आप इन्हें सिंसियरली लेना। जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मजाक नहीं है आंकड़े, ये हकीकत है। यही हमारी शिक्षा की हकीकत है कि बच्चे 1 से 5 तक में कितना ड्रॉप आउट हो रहा है। इन ड्रॉप आउट रेट जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। तमाम बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 8वीं करके 9-10 नहीं करते हैं, 8वीं करके उनकी शादी कर दी जाती है, या 8वीं करके ही घर में बैठ जाते हैं। तो वही हाल है हमारे यहाँ। तो 9-10 में आप देखेंगे जनरली माध्यमिक स्कूलों में पहुंचते पहुंचते 17% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वहीं ये संख्या जो है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट की देखें तो 19.36% है। यहाँ पर भी शेड्यूल ट्राइब वालों की संख्या ज़्यादा है, यानी 24.68% है। तो आपके सामने ये रियल आंकड़े दिए हुए हैं, यानी फैक्ट है ये। इसे आप जो है सिंसियरली लेना, और खास करके आपके सामने लिखा हुआ भी है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, कब प्रकाशित हुआ है, और आपके NCERT वाली बुक से ये लिया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज आपका। भारत में महिला सुरक्षा एवं उनके उत्थान के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। सेकंड, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 2015 में सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कन्या शिशु की सुरक्षा के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए आरंभ किया गया। देखिए पहली बात करें तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक कानून लेकर आई है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जिसमें घर के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं, चाहे उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही हो, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही हो। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे मानसिक प्रताड़ना क्या होती है। मानसिक प्रताड़ना में ये होता है कि अक्सर उनकी जो सासू माँ हैं या फिर और भी घर के कैंडिडेट हैं, कहते हैं कि ब्याह में हमें ये नहीं मिला, ब्याह में मोटरसाइकिल नहीं मिली, कार नहीं मिली, ये चीज़ नहीं लेके आई, वो चीज़ नहीं लेके आई। चाहे मारपीट बेशक ना करें तो कहीं ना कहीं लड़की को मेंटली टॉर्चर जरूर करते हैं। आपने देखा भी होगा अक्सर लड़कियों के साथ होता भी यही है कि अक्सर उनके ससुराल वाले बात को लेकर कि अपने घर से ले आती, मायके से क्यों नहीं लेकर आई। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक हिंसा में आ जाता है ये, ठीक है। यानी ये भी कहीं ना कहीं एक हीनियस क्राइम है। आप इसे ये मत लेना कि ये संवेदनशील नहीं, संवेदनशीलता में आ रहा है, ये मानसिक हिंसा मानी जाती है। ये किसी लड़की को आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो कि आप दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दी मुझे, दहेज में कार नहीं दी, आप घर से ये नहीं लेकर आए, वो नहीं लेकर आए, आप मानसिक हिंसा कर रहे हो उसके साथ, आप पर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई। तो ये पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने संज्ञान में लेकर ये गाइडलाइन जारी की है कि जो कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाएं हैं या फिर जो शैक्षणिक संस्थानों में जो भी महिलाएं कार्यरत हैं, तो उन्हें उनके साथ जो आप देख रहे होंगे कि गलत व्यवहार होता है, यानी गंदी नज़रों से लोग देखते हैं, जो है उन्हें बैड टच यानी गुड टच बैड टच के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि उन्हें जो है मौका मिलने में छूने का प्रयास करते हैं, गलत तरीके से छूने का प्रयास करते हैं, टीका टिप्पणियां करते हैं। तो इन सबसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में गाइडलाइन जारी कर दी है, और जिसके जरिए आपको जो है यहाँ पर कार्यस्थल पर और शैक्षणिक संस्थानों में जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा यहाँ पर
थर्ड कथन है, सन 2015 में आपकी भारत सरकार ने क्या किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो आप देखते होंगे, जो आपकी जेंडर इक्वलिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको भ्रूण में ही मार देती हैं या पैदा होते ही उनको ये परित्याग कर देती हैं। तो उन सबको रोकने के लिए सरकार ने 22 जनवरी सन 2015 को ये स्कीम हरियाणा से लॉन्च की। लक्ष्य यहाँ पर यही था कि जो कन्या शिशु है इसकी सुरक्षा की जाए और अच्छे से अच्छे इसका लालन पालन हो, साथ ही साथ उसकी शिक्षा के लिए भी फोकस किया जाए और जो है समाज में भी एक जागरूकता फैलाई जाए कि जो बेटियां एक बोझ नहीं है, ठीक है, यानी कि जो डॉटर है वो टेंशन नहीं है, बल्कि वो इक्वल है किसके बराबर, टेंशन, यानी कि 10 बेटों के बराबर है, वो टेंशन नहीं है। आपने सुना होगा ये, यानी आपने कहीं भी देखी होगी ये युक्ति कि आपकी जो पुत्रियां हैं वो टेंशन नहीं है बल्कि 10 पुत्रों के बराबर हैं, टेंशन, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो ये हकीकत है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए आपकी सरकार ने 22 जनवरी 2015 से हरियाणा में एक अभियान लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके जरिए पूरी भारत से ही आह्वान किया गया था कि कन्या शिशु की सुरक्षा पर फोकस करना है और इनकी शिक्षा पर बल देना है। उद्देश्य यहाँ पर लक्ष्य यही था कि महिला कल्याण में सुधार आएगा इससे, इसलिए आरंभ किया गया। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है और इसमें चौथा लक्ष्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन रखा है। देखिए, बात करें हम जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने जो अपना योगदान दिया है, महिलाओं ने अपनी नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो योगदान दिया है, उस योगदान को ताजा करने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसके जरिए महिलाएं जिन्होंने इतना संघर्ष किया है अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जो है कह सकते हैं अपने सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया है, अपनी जो भी अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, उनकी याद में ये 8 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे मैं बता दे रहा हूँ, इसके पीछे कहानी ये है कि 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, कि एक आंदोलन चला था। इसका शुरुआत कहाँ से, बीजारोपण कहाँ से हुआ, 1908 में, साल 1908 था, और साल 1908 में आपका जो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 15,000 औरतों ने एक मार्च निकाला था। 15,000 औरतों ने अपने वेतन वगैरह को लेकर और नौकरी में कम काम के घंटे करने को लेकर एक यहाँ पे मार्च निकाला था, इसी दिन मार्च निकाला था। तो इसके पीछे ऐतिहासिक रीजन तो ये वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी उनका ऐसे करके इन्होंने मार्च निकाला, विरोध दर्ज करवाया, और ऐसे करके यहाँ पर इसी दिन जो है अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। पहला राष्ट्रीय दिवस इसी दिन घोषित कर दिया गया। फिर आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर फिर सबसे पहले 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड ने भी यहाँ पर जो है सबसे पहले इसी साल महिला दिवस मनाया है, 1911 में इसी दिन को, ठीक है। आगे चलकर फिर 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी गई है, और यहाँ पर यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर आह्वान भी किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो ऐसे करके हर साल आपके यहाँ आप मतलब पूरे विश्व में 8 मार्च को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं ने जो भी बलिदान किया है, महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भी बलिदान किया है, जो भी संघर्ष किए हैं, उनको याद करने के लिए हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा कथन आपका ये है, यहाँ पर हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं और जिनका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, इसमें एक लक्ष्य आपका क्वालिटी एजुकेशन है। अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे क्वालिटी एजुकेशन का इससे क्या लेना देना। देखिए, ये बात तो आप जानते होंगे, अगर लड़की पढ़ लिख जाती है तो यकीन मानिए वो अपने अधिकारों की बात करने लगती है, अपने अधिकारों की ओर ज़्यादा संवेदनशील हो पाती है। अपनी जो बात है, यानी अब तक जो अपनी बात किसी न किसी अभाव में नहीं कह पाती है, अगर वो शिक्षित हो जाती है तो अपनी बात को सबके सामने रख पाती है। उसका भी एक नज़रिया होता है, सोचने समझने का, चिंतन करने का भी उसका एक दायरा बढ़ जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो यकीन मानिए महिलाएं अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये फैसला लेने में सक्षम हो पाएंगी। उन्हें किसी पुरुष पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, नहीं। महिलाएं स्वयं से साक्षर होकर, स्वयं से अच्छी खासी शिक्षा लेकर अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग
वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये सीटेट के लिए है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला, सीटेट में भी यूपीएससी की तरह ही क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सीटेट के लिए भी वीडियो है, यानी यूपीएससी के लिए तो है ही है, सीटेट वालों के लिए भी है। तो इसमें कोई पूछने वाली बात तो है नहीं। जब मैंने पहले ही बोल दिया, पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, और आपको प्रश्नों को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अपने आप देख लेना चाहिए। आई होप अब भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।